हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने टोटल 30 एमसीक्यूज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम 31 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी एमसीक्यू बचे रह गए हैं उसको आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ऑल दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। आप लोग जानते हैं कि जो बेसिक ऑक्साइड होती है हमारी वो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, और जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर, या फिर आप कह सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे ऑक्साइड यानी ऐसे ऑक्साइड जो कि बेसिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट करें और एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट करें। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे कंपाउंड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन दिखाएंगे हमें। अगर आप इसका रिएक्शन एसिड से करवा रहे हैं यानी एसिडिक ऑक्साइड से करा रहे हैं तो ये एज अ बेस काम करेगा। वहीं अगर आप इसका रिएक्शन किसी बेसिक ऑक्साइड से करा रहे हैं तो ये एज अ एसिड काम करेगा, यानी ये डुअल नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा मेटल होता है जिसकी ऑक्साइड जो होती है वो एम्फोटेरिक होते हैं। देखिए, दो मेटल ऐसे हमने पढ़े अपने बुक में, एल्यूमिनियम और जिंक। ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी ये एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारा है, सी वाला एल्यूमिनियम हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो भी आपकी बुक में दिया गया है, और वो रिएक्शन भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 32। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जो है तो नॉन मेटल लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। पहला है डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर, फ्लोरेंस। यहाँ पे जो आपको डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस दिख रहा है ये तीनों क्या हैं, कार्बन के ही क्या हैं, एलोट्रॉफ। ये हम किसको बोलते हैं, किसी एक ही का एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करने को ही हम बोलते हैं एलोट्रॉफ। जैसे ये हमारा कार्बन है, ये डायमंड, ग्रेफाइट के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन मेटल तो है, यानी कार्बन का तो है, सॉरी यहाँ पे सल्फ़र भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। अगर हम बात करें डायमंड की, तो ये जो डायमंड होता है ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन इसके एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो इसमें कोई फ्री आयन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएगा। बात करें अगर ग्रेफाइट की, तो जो ग्रेफाइट होता है हमारा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है कि इनमें जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी होती है किसकी, कार्बन की, आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 3 कार्बन एटम है ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, लेकिन जो चौथा वाला कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। फ्री होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जो ग्रेफाइट है हमारा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। आंसर यही है कि इसकी तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं लेकिन एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, फ्री टू मूव होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। ये रीज़न हो गया, तो ये ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के जो सल्फ़र और फ्लोरेंस हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि इनका कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं। 33. Electrical wires having a coating of an insulating wire, the material generally used is। ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं आप लोग जानते हैं उसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी, इंसुलेटिंग मटेरियल की। इंसुलेटिंग मटेरियल यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे, तो ये एज अ सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जिसकी कोटिंग हम चढ़ाते हैं वो होता है क्या, हमारा पीवीसी। आपको बताना है कि इस पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो ये इसका इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि अगर आप इलेक्ट्रिक वायर को गलती से छू भी दें तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटिंग होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर पास नहीं करेगी। इसी वजह से एज अ सेफ्टी पर्पज़ हम इसका क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग चढ़ा देते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स पे, तो जो कि हमारा पीवीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये फुल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, हम इसकी कोटिंग कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ लिक्विड। देखिए अभी हमने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने मेटल का एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं? सॉलिड फेज़ में पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन था मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर में किस फेज़ में पाया जाता है? लिक्विड फेज़ में। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? लो होता है। ऐसा ही एक नॉन मेटल भी है, जो जितने भी सारे नॉन मेटल होते हैं उसमें मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं वो हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और वो नॉन मेटल कौन सा है? हमारा आंसर होगा बी वाला, ब्रोमीन, ठीक। यही रीज़न सेम यही है कि मेल्टिंग पॉइंट इसकी लो होती है, जिसकी वजह से ये कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है और लिक्विड फेज़ में हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। हमें यहाँ पे दो रिएक्टेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा वाला है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देगा, यानी केमिकल रिएक्शन इनमें से किसकी होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो मेटल दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है, वो इससे इस साल्ट में प्रेजेंट ये जो मेटल है, मेटेलिक पार्ट है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तभी यह फिर रिएक्शन होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयरन से यहाँ पे जो आयरन होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम, जिंक से क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है। और अगर ये लिस्ट रिएक्टिव है मैग्नीशियम और जिंक से, तो क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा इसके ही साल्ट से? आंसर होगा नहीं। ऐसे ही लीड जो होता है ये भी लिस्ट रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से। लेकिन अगर हम बात करें आयरन और कॉपर की, तो इनमें से जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो हमारा होता है आयरन। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और हमें देगा FeSO4, और साथ में यहाँ पे जो हमें कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, और ये जो आपको फेरस सल्फेट का सोल्यूशन मिलेगा बाद में, एक्वा सोल्यूशन, वो पेल ग्रीन कलर का होता है, यानी लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक। तो ये रिएक्शन शो करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज के MCQs का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 36। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हम अर्थ क्रस्ट से ओर निकालते हैं डिफरेंट मेटल्स की, उसमें से जो मेटल होते हैं वो इम्प्योर स्टेट में होते हैं। अब उनको प्योरीफाई करने के लिए हम अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसी में का एक मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं मेटल को रिफाइन करने के लिए, ताकि हमें इम्प्योर मटेरियल से प्योर मेटल मिल सके। तो यहाँ पे अलग अलग हमें क्या दिया गया है? अपैरेटस दिया गया है। अब हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमने जो पढ़ा था कि जो एनोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो कैथोड होगा हमारा वो क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैथोड को बोला गया है पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब ये कि इनकरेक्ट हो गया। ऐसे अगला चेक करते हैं सी वाला। यहाँ पे भी कैथोड को, सॉरी यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे देखिए एनोड पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है, और हमारा जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे तो सही लग रहा है। सी वाला भी देखिए, कैथोड को निगेटिव दिया गया है और एनोड को पॉजिटिव, तो ये बात भी सही है, कैथोड निगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। चलिए अब समझते हैं, अब अगला स्टेप देखते हैं, कोई और चीज़ चेक करते हैं इसमें से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनोड से आयंस निकल के कहाँ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। ये तो हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि एरो इस साइड है, इसका मतलब ये कि एनोड से निकल के कहाँ पे? कैथोड की तरफ क्या जा रहा है? हमारा आयन। और आप जानते हैं जिधर की तरफ आयन जाएगा उधर की तरफ प्योर मेटल डिपॉजिट होगा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्योर मेटल होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? प्योर मेटल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। देखिए प्योर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? कैथोड पे। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपको एनोड के नीचे डिपॉजिट होती हुई दिखेंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जिधर की तरफ आयन जाएगा उधर की तरफ मतलब कि प्योर मेटल डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे आयन कहाँ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो बात सही है। फिर दिया गया है कि ये जो एनोड है
सॉरी, ये जो कैथोड है इसके नीचे कहाँ क्या दिख रही हैं आपको? इम्प्योरिटीज़ दिख रही हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि इम्प्योरिटीज़ तो हमें एनोड के नीचे दिखती हैं, तो इस वजह से ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी वाला ऑप्शन देखिए, डी में क्या है? यहाँ पे एनोड की तरफ क्या जा रहा है हमारा? आयन, और इम्प्योरिटीज़ एनोड की नीचे दिख रही हैं हमें, और यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। तो यहाँ पे तो लगभग ये फिगर हमें सही लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी एनोड के नीचे डिपॉजिट होती दिख रही हैं और आयन भी एनोड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्योर मेटल तो हमें कैथोड के पास मिलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। रीज़न आपको समझ में आ रहा है ना? अब बचा क्या? सी वाला। सी वाला को समझिए, कैथोड क्या है? नेगेटिव है, एनोड क्या है हमारा? पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना रहता है उसी मेटल का यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सोल्यूशन लेते हैं। आई बात समझ में? और यहाँ पे हमने एसिडिफाइड लिया, यानी एसिडिक मीडियम में कॉपर सल्फेट को लिया हुआ है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि प्योर जो मेटल होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर किसकी तरफ कॉपर आयन किसकी तरफ मूव कर रहा है? कैथोड की तरफ। सही बात है। इम्प्योरिटीज़ कहाँ हैं? एनोड के नीचे सेटल होंगी, तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आपको एनोड के नीचे सेटल होती दिख रही है। इसका मतलब ये कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये PYQ है, ये आ चुका है आपके क्वेश्चन पेपर में, अभी रिसेंट ईयर्स में ही आया था, तो ये PYQ है हमारा। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आपको फिगर चेंज करके भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे सब में तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिखा है, लेकिन आपको कहीं पे सोल्यूशन में भी चेंज करने को दे सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी मेटल का आप प्योरीफिकेशन करेंगे उसी मेटल का आपको सोल्यूशन भी लेना है, और जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिफाइड होगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये कि जो प्योर मेटल होगा आपको वो कैथोड से मिलेगा। इसका मतलब ये जो एनोड है हमारा, उसमें से आयंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, जिसकी वजह से जो एनोड है वो उसकी साइज़ पतली होती जाएगी और जो कैथोड है उसकी साइज़ मोटी होती जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। और इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे सेटल होगी। ठीक है, और क्या है हमारा आपको ध्यान में रखना है? कैथोड नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके सभी MCQs को कवर कर लिए हैं। टोटल 36 MCQs दिए गए थे NCERT एग्जाम्पलर में इस चैप्टर के, सभी को हमने अच्छे तरीके से समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अगले वाली वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।